प्यारे बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठोस अवस्था जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था इसका ठोस अवस्था का, उसमें ठोस क्या होता है, ठोस कितने प्रकार का होता है, उस पर हमने बात किया था। और आपको एक चीज़ ये बताया था कि जो हमारा ठोस है तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में से हमारे सिर्फ टॉपिक में क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय पढ़ना है। तो ध्यान रखते हैं और आगे उसको स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब ध्यान रखिए, जो शुरू के दो टाइप थे वो किसके आधार पर थे? वो थे आपके ज्यामिति के आधार पर। और जो ये प्रकार होंगे वो किसके आधार पर होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, बंधन बलों के आधार पर। बंधन बलों के आधार पर, बलों के आधार पर, बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? जैसे आपके इसमें यही दिया हुआ है कि बंधन बलों के आधार पर ठोस के प्रकार, पर आपको ध्यान रखना है कि वो किसके प्रकार हैं? क्रिस्टलीय के हैं। और क्रिस्टलीय में भी जो इनके आधार पर थे वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर हो गया आपका आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। सेकंड बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सेकंड नंबर वाले को आयनिक हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। और जो सेकंड नंबर है उसको हम ये बोल सकते हैं सह संयोजक, ठोस, सह संयोजक ठोस। जो हमारा हो गया कौन सा? कोवैलेंट, कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स। थर्ड नंबर पर जो हमारा है सॉलिड वो कौन सा होगा आपका? जिसको हम क्या बोलते हैं आप? धात्विक, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। जिसको आपने क्या कह दिया? ये हो जाएगा आपका कौन सा? धातु हो गया मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक के बाद जो लास्ट नंबर हमारा आता है, तो धात्विक के बाद कौन सा हो जाएगा? जिसको आप बोल सकते हो आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस। ये हो जाएगा हमारा कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्यान रखिए इन्हीं चारों को पढ़ना है। पहला ठोस था, ठोस में आपको क्रिस्टलीय पढ़ना था। और जो ये चारों हैं इनमें से जो हमारे सिलेबस में फर्स्ट यूनिट के वो कौन सा है? आयनिक ठोस। और उसी के बारे में पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। अभी हम सबकी डिफिनीशन पढ़ेंगे और कैरेक्टर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं। आयनिक ठोस के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं कि आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे। आयनिक ठोस के बारे में तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आयनिक ठोस। देखिए, आप जब इनका किसी की भी परिभाषा लिखते हैं तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा होगा आयनिक, आयन है ना। तो आप बोल सकते हैं ऐसे ठोस जो आयन से मिलकर बने होते हैं या जिनके संरचनात्मक अवयव आयन होते हैं, संरचनात्मक कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। बिल्कुल जो उनका नाम है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जो हमारी केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं और फिजिक्स के हैं, कुछ ऐसे टर्म रहते हैं कि यदि आप उनको ध्यान से देखें तो उनके नाम में ही उसकी डिफिनीशन रहती है। तो आयनिक में आपने लिख दिया ऐसे ठोस, ऐसे ठोस, ठोस, ठोस जिनमें, जिनमें रचक कण, रचक कण या आप बोल सकते हो संरचनात्मक,
संरचनात्मक अवयव। संरचनात्मक अवयव रचक कण क्या होते हैं? आयन। जिनमें रचक कण क्या होते हैं? आयन। आयन में भी आपको पता है धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक रचक कण कौन हो गए? जिसमें आयन है, आपका आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे हो गया हमारा NaCl, CSCl, KCl, CaF2, ZnS आदि हो गए। ध्यान रखिए आपके ये सिलेबस में है पूरे। और किसी को भी जनरली एक चीज आपको ध्यान रखना है माइंड के, कि जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के मेंबर हैं 17 के साथ जब मिलते हैं तो आयनिक ठोस बनाते हैं। जैसे सोडियम पहले ग्रुप का है और ये 17वें ग्रुप का हो गया, ये पहले ग्रुप का है, ये 17वें ग्रुप का। ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस 100%, मतलब जैसे आपका ये कैल्शियम जब आप पढ़ते हो तो दूसरे समूह में आता है और ये 17वें का हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% केस ऐसे हैं कि जो आयनिक ठोस के उदाहरण होंगे वो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के होंगे। ठीक है, तो आपने ये कह दिया इनमें। अब इसमें आते हैं आयनिक ठोसों के लक्षण। इसे में लिखते हैं आयंस कैसे बनते हैं, आयंस का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में 10th में, जैसे मान लीजिए हम CSCl का ही उदाहरण लेते हैं, NaCl का। तो आपको पता है कि जो हमारा सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया, मतलब इसमें 2, 8 और 1 ऐसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया जी? Cl। क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हो गया 17। तो जब 17 है तो हमारा होगा 2, 8 और 7। अब ये आयनिक ठोस कैसे बनते हैं, तो आपको यही एक नमक का ही एग्जांपल मैंने लिया है। तो आपको पता है कि जब हम सोडियम का परमाणविक चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो जो अंदर वाला कक्षा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगली वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाली जो कक्षा है, कोष है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा हो गया Na का, है ना। आपने अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे शो किया हुआ है, अंदर वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके अगले वाले में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और लास्ट वाले में 1 है। क्लोरीन का जब आप ड्रा करते हो तो क्लोरीन के केस में भी ऐसा ही, एक कोष हो गया, दूसरा और तीसरा हो गया। ये आपके अंदर वाले में कहे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनों को लुईस ने बताया था कि या तो हम बिंदु से दर्शाते हैं, या गुणे के निशान से दर्शाते हैं, या तो डॉट के चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ये ऐसा इसमें हमारा क्लोरीन का हो गया टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले में जो है तो 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके। तो ये आपने 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि आयनिक ठोस आयन से बनते हैं। आयन हो गया, तो आयन मतलब ये कि अभी तो ये आयनिक नहीं है। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज लगा, इसमें जब आप उसमें कोई ना कोई आवेश लगा दें, ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम किसको डोनेट कर देता है? क्लोरीन को दान कर देता है। ठीक है, और जो दान करता है उसमें कौन सा आता है? आपका प्लस का चिन्ह, और जो एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, उसमें क्या आता है? माइनस का आता है। तो ये आयन में कन्वर्ट होता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? तो आपने कक्षा 11 के पाठ 4 में यूनिट 4 में आपने पढ़ा था अष्टक नियम। जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कोष है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना क्या कहलाता है? आपका अष्टक नियम कहलाता है। तो आयनिक ठोस की बात कर रहे थे कि आयंस कैसे बनते हैं। अब जब आपने इसमें ये चीज देख लिया है, ठोस के लक्षण के बारे में आते हैं। आयनिक ठोस के क्या क्या कैरेक्टर होंगे? आयनिक ठोसों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स। क्या क्या इनके कैरेक्टर होंगे? फर्स्ट तो आप लक्षण जो डिफिनीशन है आप जितना जानते हैं उन्हीं से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर आपने क्या कह दिया कि ये ठोस किससे बने होते हैं? आयन से बने होते हैं। ठीक है, आयनिक ठोस या ये
ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं। आपको रचक कण या संरचनात्मक अवयव पता है, जो बनाने वाला कण होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटू? रचक कण बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं अपन? रचक कण। अब जब आपको आयन पता चल गया तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आयन होगा, आवेश होगा, ध्रुव होंगे, तो उसमें हम बात करेंगे कौन से आकर्षण की? कूलाम आकर्षण। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था सोडियम और क्लोरीन का, तो किस आकर्षण से बने होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं इनमें कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है तुम्हें। और आपको पता है आवेश हो गया, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। आपने लर्न किया होगा कि 1 कूलाम इज इक्वल अपन कितना बोल सकते हैं? 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम का मान होता है, तो इनमें कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है। अब जब आपको ये चीजें पता चल गई हैं कि कूलाम का आकर्षण होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये ठोस क्या होते हैं? कठोर। ये कठोर तथा कैसे होते हैं? जो चीज कठोर होगी वो जल्दी टूटेगी, भंगुर होते हैं। ये ठोस कैसे होते हैं? कठोर तथा भंगुर हो गए। अब जो चीज कठोर होगी, जो भंगुर होगी, उसमें हम क्या कह सकते हैं? इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अब जब आपको पता है कि ठोस है, गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं ये अवाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। तो आप इनके आगे क्या बोल सकते हैं? अवाष्पशील होगा। एक चीज आप ये बोल सकते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा विलयन या गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। जब आपने इतनी चीजें इनमें कह दी, कुचालक, सुचालक और ये सारी चीजें, तो एक पॉइंट आप इसमें ये भी बोल सकते हैं। कौन सा? ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज आते हैं अपन कि ये कुचालक और सुचालक की बात आपको पता है कि कुचालक आप इनको बोलते हैं कि जिनसे विद्युत का चालन ना हो सके, वो कुचालक हो गए। जिससे विद्युत का चालन हो सके, विद्युत प्रवाह हो सके, उसको क्या बोलते हैं आप? सुचालक बोलते हैं। जब ये कुचालक होगा, तो कुचालक के केस में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि कैसे होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में कैसे हो गए बच्चों? विलय होते हैं। अब इसमें देखिए विद्युत के कुचालक, जैसे आपको पता है नमक क्या आप कह सकते हैं कुचालक है? बिल्कुल कुचालक है। कब? जब आपका नमक कैसा हो? वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो, जिसको आप कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में हो। पर उसी नमक को जब आपने क्या कर दिया? विलयन, मतलब पानी के साथ डिसॉल्व कर दिया, या आपने उसको जो है तो गला दिया नमक को, तब वो कैसा हो जाएगा? सुचालक होगा। भले ही आयनिक ठोस है, बट सामान्यतः कैसे होंगे? वो आपके कुचालक ही रहते हैं जब तक कि विलयन की अवस्था में। फिर एक टर्म यहाँ आता है ध्रुवीय विलायक। अच्छा, ध्रुवीय और अध्रुवीय आप किसको बोलते हैं? तो आपको पता है ध्रुव हम उनको बोलते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। जैसे आप HCl लिखो, तो आपने H बनाया, H का अलग विद्युत ऋणात्मकता है, Cl का अलग है, तो इनके बीच में क्या होगा? अलग अलग जो है तो ये द्विध्रुव आघूर्ण प्लस और माइनस जनरेट होगा। तो ध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं? तो ध्रुवीय विलायक के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि ध्रुवीय विलायक, जैसे यहाँ सोडियम और क्लोराइड में भी आपने देखा था इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह है,
तो ये ध्रुवीय हो गया। तो अब ये किसमें किसमें विलय होगा, तो ध्रुवीय विलायक आपके होते हैं, ध्रुवीय विलायक यदि आप लिखना चाहें, ध्रुवीय विलायक सिर्फ ये होगा जिनमें आपके ध्रुव पाए जाते हो, आयंस पाए जाते हो, ध्रुवीय होते हैं। तो ये घुलेगा किसमें, तो आपको पता है H2O बोल दिया आपने, या तो आपने क्या कह दिया मेथेनॉल CH3OH C2H5OH, आपने एस्टिक अम्ल CH3COOH, आप एथ मेथ प्रोप हो गया आपका प्रोपेनॉल C3H7OH सेम एज ब्यूटेनॉल। ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, मतलब इनमें नमक आपका घुल जाएगा, क्योंकि इनमें भी ध्रुव होंगे प्लस और माइनस। अध्रुवीय विलायक कौन होंगे, आप अध्रुवीय विलायक किनको बोलते हैं, अध्रुवीय विलायक आप किनको बोलते हैं, जो आपके क्या हो, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर ना हो, तो ये अध्रुवीय विलायक होंगे। तो अध्रुवीय विलायक आप बोल सकते हो बेंजीन को, बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। आप बोल सकते हो CCl4 को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। आप और किनको बोल सकते हो, हेक्सेन को बोल सकते हो, C6H14 को। ऐसे बहुत सारे जो आपके किस में आते हैं, अध्रुवीय। ईथर को आप बोल सकते हो, ईथर C2H5O C2H5। ओके, तो ये था आपका आयनिक ठोस। प्रॉपर तरीके से आप आयनिक ठोस को लर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ध्यान रखिए हमेशा एग्जाम में आप जो भी आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें आपसे क्वेश्चन आते हैं कि 2 एग्जांपल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस के 2 एग्जांपल बताइए, तो आपके माइंड में होना चाहिए 1 वर्ड में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सेकंड नंबर पर जो है हमारा आयनिक के बाद उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस। आप सहसंयोजक ठोस में ध्यान रखना है, जैसे नाम दिया हुआ है सहसंयोजक बंध किन में पाया जाता है। मैंने आपको 11th क्लास और बहुत सारी जगह पे ये बताया हुआ है कि जो हमारा बंध है केमिस्ट्री में वो 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया कौन सा, आयनिक बंध, दूसरा हो गया सहसंयोजक, तीसरा उप सहसंयोजक। तो जो ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अधातु या हम कहें पी ब्लॉक में पाया जाता है। तो आप इसमें इतना लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें रचक कण बनाने वाले कण, रचक कण क्या होंगे, परमाणु, स्पेशली अधातु परमाणु। परमाणु में भी कौन से रचक कण परमाणु होते हैं। परमाणु में ध्यान रखें, उदाहरण आपको सभी के ध्यान रखने हैं, आपको मैं कई बार बोल चुका हूं, एग्जाम में आता है इसलिए। सहसंयोजक के लिए हम उदाहरण की बात करें, डायमंड आपका जो हीरा है वही आता है सहसंयोजक में। उसके बाद आपने सिलिका कह दिया, सिलिका आपका सहसंयोजक हो गया। आप डायमंड सिलिका के अलावा आप बोल सकते हैं क्या, ग्रेफाइट बोल सकते हैं। 2 एग्जांपल लिखने हैं, लिख सकते हो। इसके बाद आप सिलिकॉन कार्बाइड बोल सकते हो, SiC नाम हो गया आपका सिलिकॉन कार्बाइड। संयोजक ठोस वो हो जाएंगे आपके इसके एग्जांपल से। अब इसमें जब आपको ये चीज पता चल गया डिफिनीशन और इसका ये, इसके कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, सहसंयोजक ठोस के लक्षण, हीरा और ग्रेफाइट के पढ़े हो कैरेक्टर, आप इनमें बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टर होंगे, तो कैरेक्टर में आपको पहला नंबर तो यही ध्यान रखना है, क्या बोल दिया आपने, इनमें रचक कण कौन होगा आपका, परमाणु होते हैं इनमें, और अधातु परमाणु होंगे। तो आप इसमें कौन सा इनके बीच में बंध पाया जाएगा, तो आप बंध के लिए बोल सकते हो इनके बीच में कौन सा सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, बंध पाया जाता है। आप और क्या चीजें लिख सकते हैं इनमें, सहसंयोजक ठोस हो गया, बंध पाया जाएगा, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि ये दृढ़ या कठोर होते हैं। जो चारों ठोस है उनमें से सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है, तो हमेशा ध्यान रखना आयनिक सबसे ज्यादा कठोर है। यदि इसके एग्जांपल में डायमंड दिया है तब आपको डायमंड लगाना है, बाकी डायमंड नहीं है, आपसे ठोस कौन सा सबसे ज्यादा कठोर होगा तो आयनिक लगाना है, जो आपने पहले नंबर पर डिस्कस किया था। दृढ़ या जब कठोर हो जाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, कठोर होगा मतलब इसका गलनांक भी उच्च होगा, इनके होता है गलनांक उच्च होगा। इस कारण से आप क्या बोल सकते हो, जैसे वो ध्रुवीय में घुल रहे थे तो ये किसी में भी नहीं घुलते, ये अविलेय होते हैं। आप बोल सकते हैं कैसे प्रकृति के होंगे,
कुचालक। ध्यान रखना है, एक ग्रेफाइट है जो सुचालक होगा सहसंयोजक में, बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस हैं वो क्या होंगे, कुचालक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे प्रकृति के होते हैं, कुचालक को कुचालक प्रकृति का कह दिया। इस प्रकार से आप इसमें जो है तो अपवाद में ग्रेफाइट लिख सकते हो कि ये ग्रेफाइट एक अपवाद है, इसका ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, एक अपवाद होगा। आप इतने कैरेक्टर का इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी में आपके सहसंयोजक में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, डायमंड और ग्रेफाइट में आपका, डायमंड और ग्रेफाइट में हमेशा आपसे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन होगा, पहले तो इसमें पूछता है कि कौन सा संकरण होता है, डायमंड में कौन सा संकरण होगा, हमेशा हायर लेवल एग्जाम में, चूंकि सहसंयोजक का ही टाइप है तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो डायमंड में आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होता है, sp3, और इसमें कौन सा संकरण होगा आपका, sp2। एक चीज और ध्यान रखना है, sp3 संकरण, sp2 संकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमंड चूंकि कैसा होता है, कुचालक होता है, और ये सुचालक होता है, मतलब क्या बोल सकते हो कि डायमंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप लिख दिया अनुपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या कह दिया आपके, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो कैसा होता है, सुचालक हो गया। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे और उनमें पाए जाते हैं तो आप इसके अलावा इसमें क्वेश्चन अभी आपके इसी एग्जाम में आया हुआ था कि निम्न में से किसकी संरचना षटभुजी होती है। तो ग्रेफाइट में आपका इसी का टाइप है। जब ये इस कारण से आप इनको कह दिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कुचालक, और इनको आपने कह दिया सुचालक, कुचालक और सुचालक हो गए। उसके बाद आप इनकी आकृति, जो क्वेश्चन आपको आया हुआ था, क्वेश्चन इसमें आया था कि डायमंड की आकृति नहीं था, ग्रेफाइट की आकृति थी, तो आपको ध्यान रखना कैसी होती है, षटभुजी। इनकी आकृति कैसी होती है, षटभुजी, और इनकी क्या होती है, समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय की। और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो डायमंड का जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। चूंकि ये समचतुष्फल की बात कर रहे हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ क्या होता है, डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपका। यदि आप ध्यान से देखें तो चतुष्फल की संरचना कुछ क्या होती है बच्चों, ऐसी बन जाती है। और यदि आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका षटभुजी होता है, मतलब ऐसे ही एक के ऊपर दूसरा कंटिन्यू, ये लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड का आपने स्ट्रक्चर यदि देखा हो आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा हो तो कुछ इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। इस तरीके से कुछ जो है तो आपकी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रहेगा, जो कैसे होता है, आपका षटभुजी होता है। ध्यान रखना है ग्रेफाइट और डायमंड में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, हाई लेवल एग्जाम में हमेशा पूछता है कि जो डायमंड में कौन सा संकरण होगा और कौन से सुचालक होंगे, कुचालक होंगे, आकृति कैसी होती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आते हैं अगले नंबर पर, जो है हमारा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किनको बोलेंगे आप, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जो धातु परमाणु से मिलकर बने हो उनको हम क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे। ऐसे रचक अवयव धातु ठोस कह दिया इनको। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि धात्विक ठोस के एग्जाम्पल क्या होंगे, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपके बोर्ड पर्पज से हमेशा 1 मार्क में आता है आपको कि 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। आयरन हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कॉपर, जिंक, सिल्वर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, सिल्वर हो गया आपका, आदि आपने लिख दिया धात्विक ठोस के एग्जाम्पल, और ये चीजें आपने इनमें रख दिया। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि धात्विक ठोस के लक्षण क्या होंगे। यदि हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो पहला कैरेक्टर क्या बोल सकते हैं आप कि क्या लक्षण होंगे, तो आपने पहला तो यही लिख दिया कि किससे बने होते हैं, ऐसे ठोस धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये ठोस बने होते हैं, धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सेकंड नंबर आप क्या बोल सकते हो, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इनमें धात्विक बंध क्या होगा, तो आप ध्यान रखिए कि जितने भी हमारे धात्विक ठोस हैं क्या करते हैं, जैसे आपको पता है यम लिख दिए,
और यम का मतलब 118 जो तत्व है उनमें यम किसी का संकेत नहीं है। एक धातु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेटल को यम से लिखते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, चूंकि धातु की क्या लक्षण होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करना। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे काहे का चार्ज आता है, प्लस का। ठीक है, आपको पता है इधर प्लस लगाए नहीं, कुछ इधर एक तत्व है उधर भी एक बचना चाहिए। यहाँ पे प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। हमेशा समीकरण को संतुलित करते हैं, और संतुलित करने में तत्व की संख्या, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे मैं मान लीजिए आयरन लिख रहा हूँ, आयरन ठोस अवस्था में हो गया। आयरन की दो ही संयोजकता होती है, या तो +2 या तो +3। तो आयरन जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख देते हैं। इधर साइड आपका एक आयरन लिखा हुआ है, इधर साइड भी आयरन कितने हैं, एक है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 क्या लगा दिया, इसमें चार्ज लगा दिया, काहे का, प्लस का। तो इसको संतुलित करने के लिए ही हम इधर क्या कर रहे हैं, एक ये कर दिए ताकि ये कैंसिल आउट ऐसे हो जाए। तो दोनों तरफ, चूंकि समीकरण में हम संतुलित करते हैं हमेशा, ध्यान रखिए। अब इसमें धात्विक बंध क्या होगा, तो ये जो हमारा आयरन है, आयरन हो गया, या हम सोडियम ले लें, कोई भी लेते हैं, सोडियम हमारा +1 हमेशा शो करता है। तो सोडियम क्या करता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखा हुआ था। और इन इलेक्ट्रॉन के जो धातु के इलेक्ट्रॉन है, धातु का इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या कहलाता है, हमारा कर्नेल। क्या कहलाता है आपका, कर्नेल प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, कर्नेल प्लस कोर इलेक्ट्रॉन, इसी को हम धात्विक बंध बोलते हैं। धात्विक बंध क्या होगा, कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन। आप कर्नेल किन को बोलते हो, जब हमारे धातु पे प्लस का चार्ज हो तो क्या कहलाते हैं, वो कर्नेल कहलाते हैं। धातु में पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या कहलाएंगे, आपके कर्नेल कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये सोडियम क्या होगा कि जो इसका ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे जो बंध बना रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका ये कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन, ये जो बीच वाला है, और ये क्या कहलाएंगे, कर्नेल कहलाएंगे। या ऐसा मान लेते हैं हमारा कोई भी आयरन का परमाणु है, आयरन है, बहुत सारे परमाणु होंगे, क्योंकि आपको पता है जो तत्व है, तत्व में परमाणु कैसे होते हैं। जैसे हम यदि आपको ध्यान हो, जो 15 अगस्त में लड्डू खाते हैं, उस लड्डू में छोटे छोटे जो बूंदी हैं, तो बूंदी बहुत सारी हो गई, ऐसे एक तत्व में बहुत सारे ऐसे बूंदी के दाने हो गए, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। तो जब ये हमारे क्या करते हैं, ये अपना जो है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों मुक्त करते हैं, क्योंकि धातु है, और धातु का गुण ही है इलेक्ट्रॉन को दान करना, धातु इलेक्ट्रॉन निकालता ही है। तो इसी कारण से हम क्या बोलते हैं कि इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध किसको कहते हैं, कर्नेल और कोर इलेक्ट्रॉन को। कर्नेल क्या होते हैं, धातु पे प्लस का चिन्ह आना कर्नेल कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, जो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो इस कारण से ऐसा आपने इनमें बोल दिया। धात्विक बंध में पूरे धातु के लक्षण, धात्विक बंध आपने जब पढ़ लिया है तो धातु के जो लक्षण होंगे क्या कह सकते हैं आप, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, आपने लिख दिया। ये उष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके बाद आपने लिख दिया कि ये कैसे होते हैं, ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होते हैं। तन्यता का गुण प्रदर्शित करते हैं। बहुत सारी चीजें आप इनमें से क्या बता सकते हो, सुचालक हो गए, और आप इनमें क्या कह सकते हो, उनके क्या लक्षण हो जाएंगे। तो इनके लिए और पॉइंट आप मिक्स कर सकते हो। कह दिया आपने कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, आपका उच्च होता है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका अगला जो है आणविक ठोस पे आते हैं। तो आणविक ठोस क्या होगा हमारा, जैसे आपको ये दिख रहा है कि जो क्या हो, अणुओं से मिलके बने हों, ऐसे ठोस जिनके रचक कण क्या हो, अणु हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस, जैसे आपने लिख दिया, जैसे हो जाएगा आपका क्या, आप अणु के लिए बोल सकते हो, क्या हो गया हमारा H2O, आपने कह दिया I2, आपने कह दिया CO2,
आपने कह दिया बहुत सारे ऐसे आणविक ठोस, हमारे जितने भी अक्रिय गैसें हो गई, ये सब जो है तो हमारे आणविक ठोस के क्या होंगे, उदाहरण होंगे। आणविक ठोस के उदाहरण होंगे क्योंकि इसमें कई सारे परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं, एक 3 परमाणु है, 2 परमाणु है, और ये हो जाएगा। आप इनके लक्षण में देखिए आणविक ठोस के लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में आप क्या बोल सकते हो इनका, कि इनके रचक कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, इनमें होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिख दिया, इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इनमें वांडर वाल्स बल पाया जाता है। इनमें जो है आणविक ठोस में कौन सा बल पाया जाएगा, वांडर वाल्स आपको केमिस्ट्री में कहीं पे भी आए तो आपके मन में एक चीज हमेशा बन जाना चाहिए कि वांडर वाल कैसा होता है, एक दुर्बल बंध होता है। वांडर वाल बल कैसा होता है, एक दुर्बल बंध होता है। और ध्यान रखिए वांडर वाल बल्स कितने प्रकार के हो गए, कि हम 3 प्रकार के होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो क्या, कि ध्रुवीय वांडर वाल बल, ध्रुवीय, दूसरा हो गया हमारा अध्रुवीय, और तीसरा हो गया हमारा हाइड्रोजन बंध। ये तीनों ही कैसे होते हैं, एक मतलब क्या कह सकते हैं आप, कि दुर्बल बंध होते हैं। दुर्बल होने के कारण इन तीनों को ही हम किसमें मिश्रित कर देते हैं, आपके वांडर वाल बल्स में। अब ध्रुवीय क्या कह दिया आपने, कि ध्रुवीय कौन से होंगे, अध्रुवीय कौन से होंगे, तो ध्रुवीय ध्यान रखिए कि जिनमें आपका द्विध्रुव डेवलप हो जाए, जैसे हमने CO2 लिखा हुआ है, हमने H2O लिखा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके ध्रुवीय में। अध्रुवीय की बात करें तो अध्रुवीय में कौन होगा, तो अध्रुवीय के लिए आप ध्यान रखिए जैसे हमारे जो 18वें समूह के तत्व हैं, जितने भी 18वें समूह के तत्व हैं, या कह दें ये जो आयोडीन लिखा हुआ है, जो है तो आपका अणु कैसे हुआ, क्योंकि 2 परमाणु से 2 आयोडीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए है तो अणु, पर कैसा है, अध्रुवीय। इनके बीच में जो आकर्षण होगा वो कैसा होगा, वांडर वाल आकर्षण, या आपने कह दिया अध्रुवीय आकर्षण। जो हमारा हाइड्रोजन बंध है, तो हाइड्रोजन बंध को आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि जिनमें भी हमारा क्या हो, जब हाइड्रोजन के साथ फोन हो, आपका फोन हाइड्रोजन के साथ हो, तो हम क्या कह देंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध है। मतलब हाइड्रोजन तो रहे ही, बीच में आपका ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो। क्यों, जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ यदि हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, तो हम क्या कह देंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है। तो आपने कह दिया कि रचक कण अणु हो गए, वांडर वाल बल्स पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन जो हो गया, इससे आपके दो क्या है, ऑक्सीजन ऐसे अटैच हैं, 2 ऑक्सीजन इस तरीके से इस हाइड्रोजन से क्या है, आपके अटैच हैं, 2 ऑक्सीजन आपके अटैच हैं। उसके बाद यदि आप देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद इसमें क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन, चूंकि आपको पता है कि वाटर का फार्मूला क्या है, वाटर का फार्मूला, इसके बाद इसमें जो आपका आएगा, इसके बाद यहाँ पे जो पाए जाएंगे बंध, हाइड्रोजन बंध के लिए आपको मैंने बोला हुआ था कि जिनमें क्या हो आपका मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना हो। लाइक ये हमारा ऑक्सीजन हुआ, ये भी ऑक्सीजन हुआ है ना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब इन्हें कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध। या आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये आपका हाइड्रोजन हुआ, ये भी आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इस केस में यहाँ पे फिर यदि हम आगे आए तो फिर यहाँ पे हमारा हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऐसी संरचना होती है वाटर मॉलिक्यूल की, और इनसे यहाँ पे जो अटैच है, ये फिर ऑक्सीजन के कण ही अटैच है इस वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, जो बंध बना रहे हैं वो बंध हो गया आपका। इस तरीके से आप इनमें बोल सकते हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन बंध क्या हो गया। हाइड्रोजन बंध ध्यान रखिए कि जो ये यहाँ पे है, ये ऐसे बना हुआ, ये जो इस तरीके से बना हुआ है हाइड्रोजन के साथ,
ये आपका H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। तो ध्यान रखिए कि जब हमारा हाइड्रोजन पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, तो हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। और हाइड्रोजन बंध हमेशा जो है तो डॉट पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको पता चल गया कि वान डेर वाल्स बल है, मतलब ये कैसे होंगे, ये मुलायम होते हैं। ये ठोस कैसे होंगे, मुलायम होते हैं। वान डेर वाल्स था मतलब दुर्बल था, दुर्बल के कारण आपने मुलायम कह दिया। 3 प्रकार के थे, तीनों में से यदि हाइड्रोजन की बात करें तो वही थोड़ा बहुत आपका कठोर होता है, बाकी मुलायम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि विद्युत के कैसे होंगे, कुचालक होंगे। ये क्या होते हैं, आपके विद्युत होते हैं। और कुचालक हो गए यदि, तो आप लास्ट में इनमें क्या बोल सकते हैं, कुचालक के बाद कुचालक की बोले इनमें से। जब कुचालक होंगे और कुचालक के बाद आप इनमें बोल सकते हैं कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके गल क्वथनांक कम होते हैं, कम होते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप जब कभी भी बड़े एग्जाम मतलब कोई भी बड़ा पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पे आपसे एग्जाम्पल में हमेशा पूछता है कि जैसे दिया हुआ है आपको ठोस आपको कभी भी यदि ठोस करके ठोस मेथेन आपका किस प्रकार के ठोस में आएगा, आयनिक में आएगा कि आणविक में आएगा कि सहसंयोजक में आएगा, तो ठोस किसी में भी लिखा हो, जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हो तो ठोस किसी में भी लिखा हुआ है तो ठोस में आपको ध्यान रखना है कि वो आणविक के अंतर्गत आएगा हमेशा। जैसे आपको शुष्क बर्फ का फार्मूला पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना कि जो बर्फ है तो बर्फ का फार्मूला हो, बर्फ बोल दें, बर्फ, या आपसे जलवाष्प बोल दें, जलवाष्प बोल दें। बर्फ बोले, वाष्प बोले, जलवाष्प वही है, या जल बोले, इन सब का फार्मूला H2O होता है, ठीक है। पर यदि हम शुष्क बर्फ बोले तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनका जो फार्मूला होता है वो ठोस CO2 होता है। आपको ठोस भी लिखना पड़ेगा और CO2 भी लिखना पड़ेगा, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस आपके NCERT बुक के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होगा उसमें सेंड करना है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, ऑल द बेस्ट।